गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिक्षण विधियों की 1500 व्याख्यात्मक प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी, उसका 8वां टेस्ट आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। आपका जो स्नेह मुझे प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है उसके लिए हृदय से आभार। टेस्ट सीरीज़ 8 का पहला प्रश्न है, राममूर्ति आयोगः कदा गठितः। प्रश्न को फिर सुनिएगा, राममूर्ति आयोगः कदा गठितः। राममूर्ति आयोग कब गठित हुआ। देखिए, राममूर्ति आयोग क्या था, कब बना, किस कारण इसकी योजना की गई, इन सारी चीज़ों को, फैक्ट को हम एक बार देखेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट पर जाएंगे। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है 1990 वर्ष में, सेकंड है 1976, थर्ड है आपका 1969 और लास्ट ऑप्शन है आपका 1987 वर्ष। देखिए, राममूर्ति आयोग क्या है उसके बारे में पहले विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, इसके पश्चात इसके ऑप्शन पर जाएंगे। देखिए, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, याद होगा आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक तो थी 68 और इसके पश्चात एक और नवीन शिक्षा नीति बनी थी जो है नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। कई बार हमसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो ध्यान रहे, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। देखिए, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में राममूर्ति समिति का गठन किया गया। 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया एवं 1993 में यशपाल समिति का गठन किया गया। फिर ध्यान दीजिएगा, 1986 की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इस शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया तथा इसके 3 वर्षों पश्चात 1993 में यशपाल समिति का गठन किया गया। ये दोनों समितियां इस शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए बनाई गई थी। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था, राममूर्ति आयोगः कदा गठितः। राममूर्ति आयोग कब गठित हुआ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1990। इसके स्थान पर यदि यशपाल समिति का गठन कब किया गया तो आपका उत्तर हो जाता 1993 वर्ष में। और यदि आपसे पूछा जाता कि राममूर्ति समिति एवं यशपाल समिति का गठन क्यों किया गया तो आपका आंसर हो जाता 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए इन दोनों समितियों का गठन किया गया था। देखिए, सबसे पहली जो शिक्षा नीति थी वो 1968 थी, 1968। फिर दूसरी शिक्षा नीति जिसे कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही कहा जाता है, उसका समय था 1986। और वर्तमान में एक और नवीनतम शिक्षा नीति आ गई है जिसकी घोषणा 29 जुलाई 2020 को हो चुकी है। और ये जो नवीनतम शिक्षा नीति अभी 2020 में जिसकी घोषणा हुई है, उसकी जो सिफारिश है वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, यह जो 2020 की नवीन शिक्षा नीति है वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली एक समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो नवीन शिक्षा नीति से जुड़े हुए सारे फैक्ट आपको पढ़कर ही एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। हमारा क्वेश्चन था, राममूर्ति आयोग कब गठित हुआ। इसका उत्तर है 1990। इसके स्थान पर यशपाल समिति होता, उसका आंसर हो जाता 1993। वर्तमान में जो शिक्षा नीति है उसकी घोषणा कब हुई है, 29 जुलाई 2020। और ये जो कमेटी है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोंटेसरी विधे प्रयोगो भवति, अर्थात मोंटेसरी विधि का प्रयोग कहाँ होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, मोंटेसरी विधि का प्रयोग कहाँ होता है।
ऑप्शन अ है मौन वाचन में, ऑप्शन ब है सस्वर वाचन में, ऑप्शन स है उभयो अर्थात मौन वाचन एवं सस्वर वाचन दोनों में, ऑप्शन द है लेखन शिक्षण में। अब देखिए मॉन्टेसरी क्या है, मॉन्टेसरी ने किन किन थ्योरीज का प्रतिपादन किया है, मॉन्टेसरी ने किस शिक्षण विधि का प्रवर्तन किया है या मॉन्टेसरी किस शिक्षण से संबंधित है, उन सभी बातों पर एक बार चर्चा करेंगे। देखिए सामान्यतया जो कौशल हैं वो 4 हैं, ध्यान दीजिएगा। सामान्यतया जो कौशल हैं वो 4 हैं, जिनको कि हम LSRW इस तरह से याद करते हैं। अर्थात सबसे पहले आपका है श्रवण कौशल, फिर आपका है भाषण कौशल, फिर आपका है पठन कौशल और इसके पश्चात आपका आता है अंत में लेखन कौशल। ध्यान दीजिएगा, लेखन कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आने पर आप करते हैं LSRW। किंतु यदि मारिया मोंटेसरी के अनुसार चतुर्विध कौशलों का सही क्रम कौन सा है, ये प्रश्न आने पर आपको अंत वाला W अर्थात लेखन, ध्यान दीजिएगा अंत वाला ये W या लेखन है उसको आपको 3rd नंबर पर रखना है। अर्थात मोंटेसरी ने लेखन को पठन से पहले रखा है, अतः हम ये कह सकते हैं कि मोंटेसरी ने लेखन को पठन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। तो हम ये कहते हैं मोंटेसरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो किस कौशल से संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है कि मोंटेसरी लेखन कौशल से संबंधित है। मोंटेसरी की सारी विधियां और उनके जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारी लेखन कौशल से संबंधित हैं। उन्होंने पठन की अपेक्षा लेखन को अधिक महत्व दिया है। तो मोंटेसरी के अनुसार चतुर्विध कौशलों का सही क्रम हो जाएगा LSWR। देखिए मोंटेसरी कई बार हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार किसी शिशु के लेखन की वास्तविक उम्र क्या होनी चाहिए, अर्थात कोई शिशु या कोई बालक है, कोई छात्र है, वो कौन से वर्ष से लेखन कार्य प्रारंभ कर दे, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो मारिया मोंटेसरी के अनुसार कोई भी बालक 3 वर्ष की अवस्था से लेखन कार्य प्रारंभ कर सकता है, अर्थात उसे लेखन का अभ्यास 3 वर्ष से करवाना चाहिए। कई बार हमसे ये भी पूछा जाता है कि लेखन शिक्षण में मोंटेसरी की थ्योरी कौन सी है, तो हमें याद रखना है कि लेखन शिक्षण में मोंटेसरी की थ्योरी का नाम है आई ईयर हैंड थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, आई ईयर हैंड थ्योरी अर्थात आँख, नाक, आँख, कान और हाथ प्रशिक्षण, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए लेखन शिक्षण में मोंटेसरी जो हैं उन्होंने बहुत अधिक कार्य किया है। तो मोंटेसरी विधि का प्रयोग कहाँ होता है, किस शिक्षण में होता है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा लेखन शिक्षण। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा लेखन शिक्षण। लेखन शिक्षण में जो ये मोंटेसरी विधि है वो किस प्रकार प्रयुक्त होती है, इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बताना चाहूँगी। देखिए क्या होता है, मोंटेसरी विधि में सबसे पहले किसी लकड़ी अथवा गत्ते पर अक्षर बने हुए होते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी लकड़ी की शीट पर या मोटे गत्ते पर अक्षर बने होते हैं और छात्र क्या करता है कि उन अक्षरों पर सबसे पहले अंगुली घुमाता है, अर्थात अंगुली संचालन करता है। जब कोई छात्र किसी लकड़ी या गत्ते पर बने अक्षर पर कम से कम 15-20 बार अंगुली घुमाएगा तो उसका हैंड मूवमेंट बन जाएगा, अर्थात उसकी अक्षर पर उंगली घुमाने की आदत पड़ जाएगी। इसके पश्चात छात्र को स्वतंत्र रूप से वह वर्ण बनाने को कहा जाता है, अर्थात उसका हैंड मूवमेंट तो हो चुका है, अब वह यदि उसके स्थान पर पेन पकड़कर भी उसी तरह से मूवमेंट करेगा तो वो वर्ण स्वतः बन जाएगा। तो मोंटेसरी कहती हैं कि 3 वर्ष की आयु से लेखन कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए और लेखन कार्य में आई ईयर हैंड थ्योरी भी मारिया मोंटेसरी की ही है और वो सबसे पहले अंगुली संचालन तत्पश्चात स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य पर बल देती हैं। तो मोंटेसरी से संबंधित जितनी भी बातें होंगी वो लेखन शिक्षण से संबंधित हैं, आप याद रखिएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है शब्दान वाक्यानि वा श्रुत्वा लेखनम किम उच्यते। शब्दान अर्थात शब्दों को, वाक्यानि अर्थात वाक्यों को, श्रुत्वा लेखनम सुनकर लिखना, किम उच्यते अर्थात क्या कहलाता है। अध्यापक द्वारा बोले गए शब्दों को और वाक्यों को जब आप सुनकर लिखते हैं तो वह क्या कहलाता है। ऑप्शन अ है अनुलेख, ऑप्शन ब है श्रुतलेख, ऑप्शन स है प्रतिलेख एवं ऑप्शन द है कविता। ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कोई अध्यापक जब किसी शब्दों और वाक्यों को बोलता है और आप उनको सुनकर लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन अ है अनुलेख। देखिए एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल करूंगी क्योंकि अनुलेख पर कोई प्रश्न आएगा तो भी आप स्वतः रूप से कर पाएंगे। अनुलेख क्या है, देखिए प्राथमिक स्तर पर, ध्यान दीजिएगा अनुलेख का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर होता है। देखिए प्राथमिक स्तर पर आपने देखा होगा कि अध्यापक जो है, शिक्षक जो है, वो छात्र की उत्तर पुस्तिका में कोई एक वर्ण लिखकर दे देता है। ध्यान दीजिएगा, अध्यापक जो भी छात्र है उसकी कॉपी में कोई एक अक्षर लिखकर दे देता है और छात्र उसके नीचे, उस अक्षर के नीचे अध्यापक कई लाइन खींच देता है और छात्र उस अक्षर को देखकर कई बार नीचे वह अक्षर बनाने का प्रयास करता है। ये तो है आपका अनुलेख। ध्यान दीजिएगा, अनुलेख केवल प्राथमिक स्तर पर ही काम आता है। अनु का तात्पर्य है पीछे या नीचे। ध्यान दीजिएगा, अनु का तात्पर्य है पीछे या नीचे। तो अध्यापक द्वारा लिखे गए एक अक्षर के पीछे उसी अक्षर को बार बार बनाना कहलाएगा अनुलेख। तो अध्यापक ने लिख दिया है और छात्र को पुनः लिखना है, ये है अनुलेख। जबकि हमसे तो कहा गया है सुनकर लिखना क्या कहलाएगा। तो अनुलेख तो आपका ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ब है श्रुतलेख। श्रुतलेख का तात्पर्य है अध्यापक द्वारा बोले गए किसी एक पद को या किसी एक वाक्य को सुनकर छात्र जब स्वतः लिखने का प्रयास करता है तो उसे कहते हैं श्रुतलेख, क्योंकि श्रुतलेख में सुनकर लिखना होता है। देखिए ये जो श्रुतलेख है ये उच्च स्तर पर प्रयुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि श्रुतलेख में छात्र किसी भी पुस्तक में देख नहीं सकता, न छात्र द्वारा न अध्यापक द्वारा लिखा हुआ होता है। छात्र को अध्यापक की पदों एवं वाक्यों को सुनकर उनकी मात्रा निर्धारित करते हुए स्वयं ही लिखना है। तो श्रुतलेख उच्च स्तर पर कार्य करेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो था, शब्दों और वाक्यों को सुनकर लिखना क्या कहलाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रुतलेख। ऑप्शन स है प्रतिलेख। प्रतिलेख का तात्पर्य है, आपने जैसे प्रतिलिपि सुना होगा, प्रतिलिपि को जनरली हम लोग फोटोकॉपी कहते हैं, तो प्रतिलिपि भी उसी से संबंधित है। देखिए आपने देखा होगा कि माध्यमिक स्तर पर अथवा पूर्व अथवा प्राथमिक स्तर पर, ध्यान दीजिएगा, कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 इन कक्षाओं में क्या होता है कि अध्यापक जो है वो छात्रों को पुस्तक में से कोई एक पैराग्राफ, कोई एक श्लोक, कोई गद्यांश या पद्यांश लिखने को कहता है। और ये प्रतिलेख लिखने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई छात्र बार बार अर्थात डेली यदि पुस्तक के किसी एक अंश को रोज लिखता है तो निसंदेह उसका लेखन सुधरेगा तथा किस वर्ण पर किस प्रकार की मात्राएं लग रही है ये इसका भी ज्ञान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अनुलेख जो था वो तो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में कार्य करता है, जिसमें अध्यापक अ बना के दे देता है तो छात्र को भी कई बार अ लिखना होता है। किंतु जब अध्यापक पुस्तक में से किसी एक पैराग्राफ को लिखने को कहता है तो उसको कहेंगे प्रतिलेख। और प्रतिलेख का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो यह है कि रोज यदि छात्र एक एक पेज की राइटिंग करेगा तो उसका लेखन कार्य भी सुधरेगा एवं उसकी वर्तनी शुद्धि भी होगी। तो आपका ये था प्रतिलेख। प्रतिलेख सामान्यतया प्राथमिक प्लस माध्यमिक दोनों स्तरों में प्रयुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार के लेख आपके सामने आ गए हैं। सबसे पहले था आपका अनुलेख, ये आपका केवल प्राथमिक स्तर पर कार्य करेगा।
दूसरा था आपका श्रुतलेख, ये आपका उच्च स्तर पर कार्य करेगा। तीसरा था आपका प्रतिलेख। प्रतिलेख ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक कक्षाओं में थोड़ा सा आगे, अर्थात आपको याद रखना है कि तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं इस तरह की कक्षाओं के लिए आपका प्रतिलेख कार्य करता है। तो आपको अनुलेख, श्रुतलेख और प्रतिलेख जो हैं उनकी अवस्थाएं, उनकी आयु, उनका स्तर भी आपसे पूछा जा सकता है और किसका तात्पर्य क्या है ये भी पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अनु अर्थात पीछे या नीचे, तो अध्यापक द्वारा पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका में लिखे गए वर्ण को ही पुनः पीछे लिखना है, ये है अनुलेख, ये प्राथमिक स्तर पर कार्य करेगा। दूसरा है अध्यापक द्वारा बोले गए पद अथवा वाक्य को सुनकर स्वतः स्वयं लिखना, कहलाएगा श्रुतलेख, ये उच्च स्तर पर कार्य करेगा। जबकि पुस्तक में लिखे गए अंश को ही पुनः पुनः लिखना कहलाएगा प्रतिलेख, जिसको कि हम राइटिंग भी कहते हैं। कहा जाता है ना कि 1 पेज डेली राइटिंग करो, इससे आपका लेखन कौशल भी सुधरेगा, आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी, आपकी वर्तनीगत अशुद्धियाँ भी कम होंगी, तो वो है आपका प्रतिलेख। तीनों लेखों के बारे में मैंने विस्तृत ज्ञान प्रदान कर दिया है, थोड़ा सा आप नोट्स बनाते हुए इन चीज़ों को याद करें। देखिए, अपना क्वेश्चन था कि शब्दों और वाक्यों को सुनकर लिखना क्या कहलाएगा, तो सुनकर लिखना कहलाएगा श्रुतलेख। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कस्य अभावे लेखन कार्यस्य सार्थकता न सिद्धयति, किसके अभाव में लेखन कार्य की सार्थकता नहीं होती है। अर्थात छात्र द्वारा लिखा गया कोई भी लेख जो है वो कब तक सार्थक नहीं होता है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए, कोई भी छात्र कोई गृह कार्य करे अथवा कोई भी विषय वस्तु लिखे, वह तभी सार्थक होगी जब अध्यापक उसको जांच ले और अध्यापक उसकी शुद्धि कर ले, तभी वह सार्थक होगी। अथवा ध्यान रखें कि यदि किसी छात्र ने कोई गृह कार्य कर दिया है तो उसमें निसंदेह अशुद्धियां रहती हैं, तो वह अशुद्धियां अध्यापक द्वारा जांच ली जाएंगी, तभी लेखन कार्य सार्थक होता है। ऑप्शन अ था संक्षेपणाभावे, संक्षेपण के अभाव में। ऑप्शन ब था चित्राभावे, चित्र के अभाव में। ऑप्शन स था संवादाभावे, संवाद के अभाव में। ऑप्शन ब था संशोधनाभावे, संशोधन के अभाव में। तो आपको याद रखना है कि छात्र द्वारा किया गया कोई भी कार्य जब तक अध्यापक द्वारा संशोधित नहीं किया जाता अथवा जांचा नहीं जाता, तब तक उसकी सार्थकता नहीं है, क्योंकि छात्र तो निसंदेह त्रुटियां करते ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा संशोधनाभावे, अर्थात संशोधन के अभाव में कोई भी लेखन कार्य सार्थक नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिगमस्य अभिप्रायः भवति, अधिगम का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन अ है प्रशिक्षणम, प्रशिक्षण का तात्पर्य है यहाँ ट्रेनिंग। ऑप्शन ब है बुद्धेः विकासः, बुद्धि का विकास। ऑप्शन स है अपेक्षित व्यवहारे परिवर्तनम, अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन द है ज्ञानस्य स्थायीकरणम, ज्ञान का स्थायीकरण। तो देखिए, अधिगम का तात्पर्य है सीखना, अधिगम का तात्पर्य है सीखना या लर्निंग। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें अधिगम का तात्पर्य क्या हो सकता है। देखिए, छात्र जब किसी विषय वस्तु के बारे में कम जानता है या नहीं जानता है, तब उसका ज्ञान बहुत ही अल्प होता है। किंतु छात्र जब किसी विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके ज्ञान में वृद्धि हो जाती है और व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। उसका चीज़ों को देखने का और किसी कार्य को करने का नज़रिया बदल जाता है। उस कार्य के प्रति वह थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करता है और किसी भी परिस्थिति को वो अच्छे से हैंडल कर पाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी विषय वस्तु को सीखने के पश्चात कोई छात्र या कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को बहुत अच्छी तरह से संपन्न कर पाता है। तो अधिगम का तात्पर्य हुआ अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, अधिगमस्य अभिप्रायः भवति,
अपेक्षित व्यवहारे परिवर्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यदि कक्षायां कश्चित् छात्रः उत्तरं वक्तुं समर्थो न भवति, यदि कक्षा में कोई छात्र उत्तरम वक्तुम उत्तर बोलने में समर्थो न भवति समर्थ नहीं है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि कक्षा में कोई छात्र उत्तर बोलने में समर्थ नहीं है, तदा अध्यापकः किम कुर्यात्, तब अध्यापक द्वारा क्या किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर जानता तो है लेकिन वह उत्तर बोल नहीं पा रहा है या अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो उस समय अध्यापक को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। ऑप्शन अ है स्वयं उत्तरेत, स्वयं ही उत्तर दे दे। ऑप्शन ब है छात्राय शारीरिक दंडम स्यात्, छात्र के लिए शारीरिक दंड प्रदान करे। ऑप्शन स है छात्रस्य अनुत्तर कारणम ज्ञातुम ययेत, छात्र के अनुत्तर होने का कारण ज्ञात करे, अर्थात छात्र किस कारण से उत्तर नहीं बोल रहा है इसका कारण ज्ञात करने का प्रयास करे। ऑप्शन द है अन्यान छात्रान उत्तरितुम आदिशेत, किसी अन्य छात्र को उत्तर देने के लिए कहे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर जानता तो है लेकिन वक्तुम समर्थो न भवति, बोलने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, अर्थात वह किसी प्रश्न के उत्तर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो अभिव्यक्ति न करने का कारण क्या है यह अध्यापक ज्ञात करेगा। तो आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छात्रस्य अनुत्तर कारणम ज्ञातुम ययेत, अर्थात अध्यापक यह जानने का प्रयास करेगा कि छात्र किस कारण से नहीं बोल पा रहा है। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन भी हमसे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, ये प्रश्न तो आपका यह था कि छात्र उत्तरम ज्ञातुम समर्थो न भवति, अर्थात छात्र उत्तर को वक्तुम समर्थो न भवति, अर्थात बोलने में समर्थ नहीं है। तो अध्यापक छात्र किस कारण से नहीं बोल पा रहा है यह ज्ञात करेगा। लेकिन कई बार हमसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता है, यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता है, तब अध्यापक के द्वारा क्या किया जाना चाहिए। देखिए, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा था उत्तरम वक्तुम समर्थो न भवति, उत्तर बोलने में समर्थ नहीं है, जबकि किसी प्रश्न में हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता तो अध्यापक द्वारा क्या किया जाना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता है और अध्यापक ने वो टॉपिक पढ़ा दिया है, तो अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह छात्रों को थोड़ा सा संकेत प्रदान करे, अर्थात उस विषय के बारे में थोड़ा सा हिंट दे, जिसके माध्यम से कि छात्र पूरा उत्तर बोलने में समर्थ हो जाए। तो आपको याद रखना है कि प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार ही उनका उत्तर देना है। 2 तरह के प्रश्न थे, छात्र उत्तर वक्तुम समर्थो न भवति, बोलने में समर्थ नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन था यदि छात्र प्रश्न का उत्तर नहीं जानता है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर डिफरेंट हैं। आप उनको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के उनके नेचर के अनुसार उत्तर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रारंभिक स्तरस्य छात्राः, प्रारंभिक स्तर के छात्र। देखिए, यहाँ लेवल दे रखा है और लेवल के अनुसार प्रश्न का उत्तर बदल जाता है। प्रारंभिक स्तरस्य छात्राः मुख्य रूपेण किम पठनम इच्छति, प्रारंभिक स्तर के छात्र मुख्य रूप से क्या पढ़ना चाहते हैं। ऑप्शन अ है नाटकम, नाटक। ऑप्शन ब है समाचार पत्रम। ऑप्शन स है उपन्यासम। ऑप्शन द है कथाम। देखिए, प्रारंभिक स्तर के जो छात्र हैं वो बहुत ही अल्पायु होते हैं और अल्पायु होने के कारण
वह मुख्य रूप से वही विषय वस्तु पढ़ना चाहते हैं जो कि वह सरलता से अधिगम कर पाएँ या सरलता से समझ पाएँ। तो देखिए ऑप्शन अ में जो नाटक है, नाटक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की विषय वस्तु है। समाचार पत्र है वो भी प्रारंभिक स्तर के छात्र नहीं समझ पाते हैं। और उपन्यास जो विधा है वो उच्च स्तर के छात्रों के लिए होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक स्तर के छात्र मुख्य रूप से क्या पढ़ना चाहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कथा। ध्यान दीजिएगा, कथा वह विधा है जिसके माध्यम से कोई भी अध्यापक छात्रों में नवीन आदतों का विकास भी कर पाएगा, उनको किसी भी अच्छे कार्य में प्रवृत्त भी कर पाएगा। तो कथा ही छात्र पढ़ना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक स्तर के छात्रों की जो पाठ योजना होती है वो भी सामान्यतया कथा के आधार पर ही बना दी जाती है ताकि छात्र विषय में स्वतः प्रवेश कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा कथा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। लॉर्ड मेकाले महोदयस्य, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मेकाले महोदयस्य शिक्षा पद्धत्याः परम, परम अर्थात पश्चात, लॉर्ड मेकाले महोदय की शिक्षा पद्धति के परम अर्थात पश्चात प्रयुक्ता विधयः के, लॉर्ड मेकाले महोदय की शिक्षा पद्धति के पश्चात प्रयुक्त विधियां क्या कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मेकाले महोदय की शिक्षा नीति अर्थात 1835, इसके पश्चात जितनी भी शिक्षण विधियां प्रवृत्त हुई हैं, प्रस्तुत हुई हैं, वे सारी शिक्षण विधियां क्या कहलाती हैं। ऑप्शन अ है परंपरागत शिक्षण विधियां। ध्यान दीजिएगा, परंपरागत शिक्षण विधियां तो गुरुकुल, मठों एवं आश्रमों में दी जाती थी और ये वैदिक काल की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर अ कदापि नहीं हो सकता। ऑप्शन ब है नवीन शिक्षण विधियां। ध्यान दीजिएगा, 1835 के लॉर्ड मेकाले शिक्षा नीति 1835 के वर्षों के पश्चात जितनी भी शिक्षण विधियां आई हैं वो सामान्यतया नवीन शिक्षण विधियां कहलाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। ऑप्शन स दे रखा है नवीनतम शिक्षण विधियां। देखिए, नवीनतम शिक्षण विधियां तो वर्तमान में प्रयुक्त हो रही है। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो जितनी भी, जैसे सूक्ष्म शिक्षण है या आपके रेखीय और शाखीय जो अभिक्रमित अनुदेशन है, इस प्रकार की जितनी भी नवाचार हैं, जैसे टीम टीचिंग है, दल शिक्षण है या आपका कंप्यूटर एडेड लर्निंग है, जितनी भी चीज़ें अभी वर्तमान में नई प्रयुक्त हो रही हैं वे सारी नवीनतम शिक्षण विधियों के अंतर्गत आएगी। जबकि आपसे तो पूछा गया है लॉर्ड मेकाले महोदय की शिक्षा पद्धति के पश्चात प्रयुक्त विधि कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा नवीन शिक्षण विधियाँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अन्वयस्य कृते व्याकरण प्रश्नाः भवति। अन्वय के लिए व्याकरण प्रश्न कहाँ होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अन्वय के लिए व्याकरण प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं। ऑप्शन अ है दंडान्वय, ऑप्शन ब है खंडान्वय, ऑप्शन स है तुलना विधि, ऑप्शन द है समीक्षा विधि। देखिए, ये जो अन्वय है वो सामान्यतया पद्य शिक्षण में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पद्य शिक्षण जो है आपका, उसमें 2 प्रकार के अन्वय होते हैं। एक का नाम है दंडान्वय और एक का नाम है खंडान्वय। ध्यान दीजिएगा, दंडान्वय जो है, दंडान्वय में दंड शब्द का तात्पर्य है एक सीधी लकड़ी, लकड़ी को सामान्यतया दंड कहते हैं। तो यहाँ पद्य शिक्षण में तो किसी लकड़ी की बात हम नहीं कर रहे हैं, किंतु हम ये प्रतीकात्मक बात करते हैं कि जिस प्रकार दंड अर्थात लकड़ी एक सीधी रेखा के समान होती है, उसी प्रकार किसी श्लोक को पढ़कर जब कर्ता, कर्म और क्रिया के आधार पर किसी वाक्य को आप सुव्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध कर देते हो तो वो आपकी दंडान्वय विधि है। और दंडान्वय में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों विषय आते हैं। तो ये तीनों विषय व्याकरण से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है कि अन्वय के लिए व्याकरण प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दंडान्वय विधि में। दंडान्वय आपका ऑप्शन नंबर अ में है।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ, दंडान्वय विधि। देखिए, मैं थोड़ा सा खंडान्वय विधि को भी क्लियर कर देती हूँ। वैसे मेरी प्रत्येक टेस्ट सीरीज में मैंने दंडान्वय, खंडान्वय, तुलना सभी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, किंतु फिर एक बार सुन लेते हैं। खंडान्वय में अन्वय के लिए साहित्यिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, खंडान्वय विधि में कोई भी प्रश्न है, कोई भी श्लोक है, अध्यापक उस पूरे श्लोक को समझाएगा, उसके पश्चात उस श्लोक में आने वाले अति लघुत्रात्मक प्रश्न छात्रों से पूछता है और छात्र अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उस श्लोक का अन्वय करते हैं। तो अन्वय के लिए साहित्यिक प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खंडान्वय विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है चरित्र शिक्षणम संस्कार शिक्षणम च कस्य विधायाः प्रयोजनम। चरित्र शिक्षण और संस्कार शिक्षण किस विधा का प्रयोजन है? अर्थात चरित्र शिक्षण और संस्कार शिक्षण किस विधा में आता है? विधा का तात्पर्य है साहित्य का, काव्य का एक भाग, और टाइप ऑफ लिटरेचर। याद रखिएगा, विधा का तात्पर्य है गद्य, पद्य, नाटक, अनुवाद, व्याकरण। ये सभी प्रकार के शिक्षण जो हैं, सभी प्रकार के गद्य, पद्य, अनुवाद, नाटक, ये हैं, ये विधा कहलाते हैं। हम बात कर रहे हैं विधा की, विद्या की नहीं। विधा का तात्पर्य है और टाइप ऑफ लिटरेचर। देखिए, हमसे पूछा गया है चरित्र शिक्षण और संस्कार शिक्षण किस विधा में आएगा? ऑप्शन अ है गद्य शिक्षण में, ऑप्शन ब है पद्य शिक्षण में, ऑप्शन स है अनुवाद शिक्षण में, ऑप्शन द है नाटक शिक्षण में। देखिए, ऑप्शन द जो है नाटक शिक्षण, उसको एक बार देखते हैं। नाटक शिक्षण में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण अथवा ऐतिहासिक कोई व्यक्ति है, उसके रूप का अनुकरण करता है। जैसे कि आप सभी ने रामायण देखी होगी, तो रामायण में भगवान राम जो थे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम महान व्यक्ति भगवान राम, उनके रूप का अनुकरण किया है अरुण गोविल नामक अभिनेता ने। तो ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति के रूप का अभिनय यदि कोई सामान्य व्यक्ति करता है तो उसे कहा जाता है नाटक। नाटक अभिनय प्रधान होता है, याद रखिएगा। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नाटक में किसकी प्रधानता होती है, तो आपको याद रखना है कि नाटक में अभिनय की प्रधानता होती है। देखिए, नाटक में क्या होता है कि जब हम अरुण गोविल को देखते हैं तो हमको उसमें राम वाली फीलिंग आती है। कई बार आपने देखा होगा, पहले के समय में लोग अरुण गोविल को पूजने लगे थे, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। काफ़ी घरों में अरुण गोविल को आज भी भगवान राम के रूप में ही देखा जाता है। तो हमारी वैसी मेंटलिटी बन गई है कि ये भगवान ही है। तो ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति में जो अच्छा सदाचार है, जो अच्छी शिक्षाएं हैं, अच्छा चरित्र एवं अच्छे संस्कार हैं, वो हमको नाटक के माध्यम से सिखाए जाते हैं। नाटक के माध्यम से हमें ये दिखाया जाता है कि ये व्यक्ति इस प्रकार का था, तो इसका इतनी उन्नति हुई, इतना विकास हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ, और उसको देखकर छात्र भी यह सीखते हैं कि क्यों ना हम भी इसी प्रकार के आदतों का विकास अपने अंदर करें, ताकि हमारा भी चरित्र उज्जवल हो। तो चरित्र शिक्षण जो है वो नाटक शिक्षण से संबंधित है। तो क्वेश्चन 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। कई बार ऑप्शन में कथा भी लिखा हुआ होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि ऑप्शन में कथा भी होता है तो आपको याद रखना है कि कथा से नवीन आदतों का विकास करवाया जाता है, सदाचार सिखाया जाता है, अच्छी आदतों का विकास होता है कथा के माध्यम से। बुरी आदतों का पतन एवं नवीन आदतों के विकास में कथा कार्य करती है, जबकि चरित्र सिखाना नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोनों विधाओं में डिफरेंस है, बहुत प्रॉपरली आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अभिनय प्रधान काव्यम किम। अभिनय प्रधान काव्य कौन सा होता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है अभिनय प्रधान काव्यम किम, अर्थात अभिनय प्रधान काव्य कौन सा होता है। वह कौन सा काव्य है अथवा वह कौन सी विधा है जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के रूप का प्रस्तुतिकरण करता है। ऑप्शन अ है गद्य काव्य, ऑप्शन ब है पद्य काव्य, ऑप्शन स है नाटक,
और ऑप्शन द है कथा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था कि भगवान राम के रूप का अनुकरण करने वाला व्यक्ति अरुण गोविल है। तो अरुण गोविल ने राम के रूप का अभिनय किया है। तो अभिनय प्रधान काव्य आपका कहलाएगा नाटक। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। यदि विद्यार्थी कस्यचित् प्रश्नस्य उत्तरम न जानाति, यदि विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर न जानाति अर्थात किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता है, तर्हि अध्यापकेन किम कर्तव्यम, तब अध्यापक द्वारा क्या किया जाना चाहिए। यदि विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता है तो अध्यापक द्वारा क्या किया जाना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको 2 कंडीशन रख के बता दिया था कि एक कंडीशन तो वो थी कि छात्र उत्तर जानता तो है लेकिन वक्तुम समर्थो न भवति, किंतु अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, तब तो अध्यापक छात्र के अनअभिव्यक्ति का कारण जानने का प्रयास करेगा। किंतु यहाँ अभी दूसरी कंडीशन है कि छात्र प्रश्नस्य उत्तरम न जानाति, कोई छात्र प्रश्न का उत्तर नहीं जानता है, तब अध्यापक के द्वारा क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन अ है दंड प्रदानम, दंड प्रदान करना। ऑप्शन ब है संकेत प्रदानम, संकेत प्रदान करना। ऑप्शन स है उभय कार्ये, दोनों कार्य करे। ऑप्शन द है किम अपि न करणीयम, कोई भी कार्य नहीं करे। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि यदि कोई टॉपिक कक्षा में पढ़ा दिया गया है लेकिन छात्र को इस समय जब प्रश्न पूछा गया है उस समय छात्र यदि उसका उत्तर नहीं जान पा रहा है तो अध्यापक यदि थोड़ा सा संकेत या उससे बारे में थोड़ी सी जानकारी यदि प्रदान कर देता है तो छात्र उस उत्तर का पूर्ण रूपेण उत्तर उस प्रश्न का पूर्ण रूपेण उत्तर देने में समर्थ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ब जो है संकेत प्रदानम, यदि अध्यापक के द्वारा कोई संकेत प्रदान कर दिया जाए तो छात्र उसका उत्तर आसानी से दे सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ब संकेत प्रदानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाटक शिक्षणस्य आत्मा अस्ति, नाटक शिक्षण की आत्मा कौन सी है। ऑप्शन अ है भूमिका प्रदानम या भूमिका प्रदर्शनम। ऑप्शन ब है अभिनयः। ऑप्शन स है संवादः। ऑप्शन द है प्रस्तुतिकरण। देखिए नाटक शिक्षण जो है उससे संबंधित 2 ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं। एक आपका है भूमिका प्रदर्शन या भूमिका प्रदानम, दूसरा है अभिनयम। दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही यहाँ पर सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। हमसे पूछा गया है नाटक शिक्षण की आत्मा क्या है। देखिए किसी मनुष्य के शरीर में भी उसकी आत्मा ही महत्वपूर्ण होती है। आत्मा के निकल जाने के पश्चात ये शरीर निराधार हो जाता है। उसी प्रकार नाटक शिक्षण में वह कौन सा तत्व है जो कि उसका प्राण तत्व है। तो आपको याद रखना है कि नाटक शिक्षण की आत्मा कहा जाता है अभिनय को। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ब अभिनय। नाटक शिक्षण की आत्मा अभिनय है, याद रखिएगा। यदि प्रश्न ऐसा होता कि नाटक शिक्षण की पाठ योजना का महत्वपूर्ण सोपान कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, नाटक शिक्षण की पाठ योजना का महत्वपूर्ण सोपान कौन सा है। यदि प्रश्न ऐसा आता तो उस सोपान में हमारा ऑप्शन हो जाता भूमिका प्रदर्शनम अथवा भूमिका प्रदानम। सोपान का एक महत्वपूर्ण भाग है कि अध्यापक किसी जिज्ञासु एवं श्रेष्ठ वक्ता एवं अभिनय कुशल छात्र को भूमिका प्रदान करते हैं कि तुम राम बनोगे, तुम रावण बनोगे। इस प्रकार अध्यापक किसी श्रेष्ठ एवं अभिनय कुशल व्यक्ति को जब भूमिका प्रदान करता है तो उसको कहते हैं भूमिका प्रदर्शनम अथवा भूमिका प्रदानम। अर्थात किसी छात्र को उसकी भूमिका प्रदान कर देना और उस भूमिका को पुनः देखना। तो ये भूमिका वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन अ, ये तो आपका नाटक शिक्षण की पाठ योजना का एक महत्वपूर्ण सोपान है
जबकि हमसे पूछा गया है कि नाटक शिक्षण की आत्मा कौन सी है, तो नाटक शिक्षण की आत्मा हो जाएगी अभिनय। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखितेषु दृश्य उपकरणम अस्ति, निम्नांकित में से दृश्य उपकरण कौन सा है। ऑप्शन अ है ग्रामोफोन, ऑप्शन ब है चलचित्रम, ऑप्शन स है टेप रिकॉर्डम, ऑप्शन द है फ्लैश कार्ड। देखिए ग्रामोफोन जो है, ग्रामोफोन वो आपका एक तरह का रिकॉर्डिंग सिस्टम है जिसमें कि हम मुद्रित, छपी हुई या रिकॉर्ड की हुई जितनी भी साउंड हैं, जितनी भी ध्वनि हैं, उनको सुन सकते हैं। ग्रामोफोन श्रव्य काव्य से संबंधित है, श्रव्य अधिगम सहायक सामग्री है। इसको सुनकर हम अपना भाषण कौशल सुधारते हैं। अर्थात ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन वे साधन हैं जो कि श्रव्य अधिगम सहायक सामग्री हैं। इनको सुनकर, इनका बार बार सुनकर अभ्यास करके हम किसी भी श्लोक को शुद्ध रूप में बोलने का अभ्यास करते हैं। अर्थात ये अधिगम सहायक सामग्री तो श्रवण की है, किंतु हमसे पूछा जाए इससे किस कौशल का विकास करेंगे, कौन सा कौशल हमारा सुधरेगा, तो हमारा भाषण कौशल और वाचन कौशल सुधरेगा। हम किसी विषय वस्तु को अच्छे से बोल पाएंगे। तो ग्रामोफोन तो हमारा दृश्य उपकरण नहीं है। चलचित्रम, चलचित्रम अर्थात टेलीविज़न, टेलीविज़न हमारा दृश्य श्रव्य है। ध्यान दीजिएगा, टेलीविज़न हमारा दृश्य श्रव्य अधिगम सहायक सामग्री है। तो ऑप्शन ब भी नहीं होगा, जबकि अधिकांश छात्र ऑप्शन ब को सही कर देंगे। जबकि आपको याद रखना है कि चलचित्र तो दृश्य श्रव्य अधिगम सहायक सामग्री है, जबकि हमसे प्रश्न में केवल दृश्य उपकरण पूछा है। ऑप्शन स है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्ड जो है वो केवल श्रव्य अधिगम सहायक सामग्री है, जबकि हमसे पूछा गया है दृश्य। ऑप्शन द है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड जो है वो आपकी पूर्ण रूपेण दृश्य उपकरण है, दृश्य अधिगम सहायक सामग्री है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा फ्लैश कार्ड, ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छात्रेः न क्रियते, अर्थात छात्रों के द्वारा नहीं किया जाता। निम्नांकित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो कि छात्रों के द्वारा नहीं किया जाता। ऑप्शन अ है आदर्श वाचनम, ऑप्शन ब है अनुकरण वाचनम, ऑप्शन स है मौन वाचनम, ऑप्शन द है सामूहिक वाचनम। निम्नांकित में से वह कौन सा कार्य है जो कि छात्रों द्वारा नहीं किया जाता। तो देखिए ऑप्शन अ है आदर्श वाचनम। आदर्श वाचन जो है वह सदैव अध्यापक द्वारा किया जाता है। आदर्श वाचन में अध्यापक किसी भी विषय वस्तु को उचित लय, गति, ताल, विराम चिन्हों आदि का प्रयोग करते हुए सुस्पष्ट आवाज में शुद्ध उच्चारण करता है। तो आदर्श वाचन एक ऐसा कार्य है जो कि केवल अध्यापक द्वारा ही किया जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन सदैव छात्रों द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन स है मौन वाचनम। अध्यापक उच्च स्तर के छात्रों को, ध्यान दीजिएगा, अध्यापक उच्च स्तर के छात्रों को जब कोई गद्य पढ़ा देता है, इसके पश्चात वह छात्रों को स्वयं उस पाठ को पढ़ने को कहता है, जिसे स्वाध्याय भी कहते हैं। तो स्वाध्याय अर्थात मौन वाचन जो है वो उच्च स्तर के छात्रों द्वारा किया जाता है। तो यह भी छात्रों द्वारा की जाने वाली क्रिया ही है। ऑप्शन द है सामूहिक वाचनम। सामूहिक वाचनम सामान्यतया पद्य शिक्षण में आता है और यह प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त होता है। आपने देखा होगा अध्यापक कोई एक पंक्ति बोलता है और पूरी कक्षा उस पंक्ति का अनुसरण करती है। तो आपको याद रखना है कि सामूहिक वाचन पद्य शिक्षण में होता है, सामूहिक वाचन प्राथमिक स्तर के छात्रों द्वारा किया जाता है। तो निम्नांकित में से ऐसी कौन सी गतिविधि या क्रिया है जो कि छात्र नहीं करते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ,
आदर्श वाचन छात्रों के द्वारा नहीं किया जाता, ये तो सर्वथा अध्यापक द्वारा ही किया जाएगा। देखिए 1500 व्याख्यात्मक प्रश्नों की टेस्ट सीरीज का ये हमारा 8वां टेस्ट आज यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।